हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं अनूप शर्मा और आज आपके लिए हम लेकर के आए कुछ छोटी छोटी सी बातें, जिसे जो टॉपिक आप जैसा कि देख रहे होंगे, पुली ब्लॉक सिस्टम इन रोटेशनल मोशन। यानी अभी तक हम लोगों ने जो पुली ब्लॉक सिस्टम के न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे वो थे लॉज ऑफ मोशन में, यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। ये भी एग्जैक्टली सेम होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जैसा, बट यहाँ पे जो हम लोग पुली और स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हैं वो पुली भी हमारी मासलेस नहीं होती और स्ट्रिंग भी हमारी मासलेस नहीं होती। चलिए, आज तो हम लोग मान के चलते हैं स्ट्रिंग हमारी मासलेस है, बट पुली कैसी है? मासलेस नहीं है। अब अगर पुली मासलेस नहीं होगी तो फिर पुली को रोटेट कराने के लिए भी टॉर्क की रिक्वायरमेंट होगी। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो अकॉर्डिंग टू रोटेशनल मोशन होगी, जिसमें हमारी पुली और स्ट्रिंग मासलेस नहीं होंगी और फ्रिक्शन लेस भी नहीं होंगी। यानी फ्रिक्शन भी होगा क्योंकि फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट होगी टॉर्क लगाने के लिए, तभी हमारी पुली रोटेट करेगी। तो चलिए, ज़्यादा समय न खराब करते हुए पहला एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। तो पहला एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक पुली बना दी है ऐसी। देखिए, ये जो पुली बनी हुई है, अब इस पुली में पुली की ये हो गई रेडियस और इधर भी रेडियस आर है ये। अब अगर हम कहें कि इस पुली में स्ट्रिंग पुली के ऊपर से ऐसे पास हो रही है तो स्ट्रिंग भी पास हो गई। यहाँ पे अगर हम किसी ब्लॉक को हैंग करके रखें तो ब्लॉक आ गया, देखिए M1 हो गया, इधर ये दूसरा ब्लॉक हो गया M2 हो गया। अब M1 और M2 डिफरेंट मास वाले ब्लॉक हैं तो इनका वेट भी डिफरेंट होगा। वेट डिफरेंट होगा तो यहाँ अभी तक हम लोग ऐसा कहते थे कि पूरी की पूरी स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, टेंशन पूरी स्ट्रिंग में यूनिफॉर्म होगा, लेकिन तब होगा जब पुली हमारी मासलेस हो और स्ट्रिंग भी मासलेस हो। तो मासलेस स्ट्रिंग में टेंशन क्या होता है? यूनिफॉर्म। लेकिन यहाँ स्ट्रिंग मासलेस नहीं है, इसलिए टेंशन पूरे स्ट्रिंग में यूनिफॉर्म नहीं होगा। अब देखिए, सोचने वाली बात है, अगर हम मान भी लें एक सेकेंड के लिए कि जो पुली है ये तो पुली हो गई और ये हो गई पुली की रेडियस, और इसके ऊपर से जो स्ट्रिंग पास हो रही है उस स्ट्रिंग का, ये जो स्ट्रिंग यहाँ से पास हो रही है, इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या है? यूनिफॉर्म है। तो अगर टेंशन इसमें यूनिफॉर्म होता, इक्वल होता या सेम होता दोनों तरफ, ठीक है भाई, और इसमें फ्रिक्शन नहीं है, अगर फ्रिक्शन होता तो ये स्ट्रिंग इस पे स्लिप करके निकल जाती, स्लिप कर जाती। अब स्ट्रिंग जो है स्लिप तो करनी नहीं क्योंकि फ्रिक्शन है। अब फ्रिक्शन है तो पुली को फिर रोटेट कराने के लिए जिस टॉर्क की हम लोग बात कर रहे हैं वो टॉर्क, अगर ये तो हो गई भाई एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये जो टेंशन दिख रहा है, ये टेंशन इस पे टॉर्क लगाएगा। अब टॉर्क कितना होगा तो हम यहाँ लिख देते भाई T इंटू आर। एग्जैक्टली सेम इधर भी होगा भाई, क्योंकि यहाँ पर भी टेंशन लग रहा है तो टॉर्क लगेगा। चलिए, इसको टॉर्क नंबर 2 कह दिया गया और इसे टॉर्क नंबर 1। तो टॉर्क 2 की अगर हम बात करते तो टॉर्क 2 भी कितना हो गया था? T इंटू आर। अब देखिए, दोनों तरफ से जो टेंशन लग रहा है वो सेम है, तो टेंशन की वजह से जो टॉर्क लग रहा है दोनों तरफ वो भी क्या हो गया? सेम। इधर T2 भी हो गया T इंटू आर, T1 भी हो गया T इंटू आर, तो टेंशन हो गए इक्वल और अपोजिट भी है, एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। इस कंडीशन में भी पुली हमारी रोटेट नहीं करेगी। इसका मतलब है कि ये तो क्लियर हो गया
कि अगर पुली को रोटेट करना है तो दोनों तरफ का टेंशन फिर सेम नहीं होना चाहिए। अब दोनों तरफ टेंशन अगर सेम नहीं होगा तभी पुली हमारी रोटेट करेगी। तो इसके लिए फिर देखते हैं हम लोग, ये तो हो गई भाई पुली ब्लॉक सिस्टम। यहाँ पे हमने एक ब्लॉक ऐसे हैंग करके रखा हुआ है जिसको हम कह रहे हैं M1। इधर भी एक ब्लॉक दिख रहा है जिसे हम लोगों ने कह लिया M2। अब अगर हम कहते हैं कि M1 इज ग्रेटर देन M2, यानी M1 का जो मास है वो M2 से ज़्यादा है, तो फिर इस स्ट्रिंग में जो इधर टेंशन होना चाहिए उसको हमने कह लिया T1, और इधर जो टेंशन होना चाहिए वो हो गया T2। यानी पुली को रोटेट कराना है तो फिर टेंशन सेम नहीं होना चाहिए। अब टेंशन सेम नहीं होंगे तभी पुली हमारी रोटेट करेगी। तो अगर हम M1 के लिए यहाँ बनाते फ्री बॉडी डायग्राम, तो ये M1 का वेट हो गया भाई M1G। अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन लिखते हैं हम T1। तो यहाँ जो इक्वेशन बनी वो होती है M1G माइनस T1 इज इक्वल टू M1A। ठीक है भाई, ए क्यों लिख दिया हमने, क्योंकि इस ब्लॉक को अब डाउनवर्ड जाना है ए एक्सेलरेशन से। तो अब यहाँ पे देखिए पुली को हमारे रोटेट करना है, पुली को रोटेट करना है इसलिए फिर इधर की तरफ ये जो T1 है ये ज़्यादा होना चाहिए और इधर T2 भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ये पुली हमारी फिर इस तरीके से रोटेट करेगी और इसमें कितना एक्सेलरेशन डेवलप होगा, अल्फा। अल्फा डेवलप होगा तो हम लोग लिखते हैं भाई T1 इंटू आर माइनस T2 इंटू आर, यानी क्लॉकवाइज टॉर्क माइनस एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं हम आई अल्फा। या एक काम कर सकते हैं T1 माइनस T2 इज इक्वल टू आई, और ये हो गया अपॉन आर। अल्फा को भी हम लिख सकते हैं ए बाई आर। तो यहाँ से एक इक्वेशन मिल गई पुली के लिए, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू आई ए अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो अभी हमने पुली के लिए बना लिया। अब देखिए जब पुली हमारी अल्फा से रोटेट करेगी तो इधर जो ब्लॉक है ये भी ऊपर जा रहा होगा और इसका भी एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, आर अल्फा। अब इस ब्लॉक के लिए M2 के लिए अगर हम इक्वेशन बनाते तो M2 के लिए देखिए ये हो गया ब्लॉक और डाउनवर्ड इसका वेट हमने लिख दिया भाई M2G। अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन हो गया T2, बट इस ब्लॉक को किधर जाना है, ऊपर की तरफ। अब इसे ऊपर की तरफ जाना है ए एक्सेलरेशन से, तो इक्वेशन लिखते हैं हम T2 माइनस M2G इज इक्वल टू M2। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। यानी इस M2 ब्लॉक को ऊपर जाना है तो टेंशन होना चाहिए मोर देन वेट, तो टेंशन माइनस वेट इज इक्वल टू हो गया नेट फोर्स M2A। तो ये 3 इक्वेशन हम लोगों ने बना करके तैयार की, एक M1 ब्लॉक के लिए, दूसरी पुली के लिए और तीसरी बना ली हमने ब्लॉक M2 के लिए। अब इन तीनों इक्वेशन को अगर आपस में हम सॉल्व करें तो आपस में सॉल्व करने का मतलब है इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर लें। तो पहले इक्वेशन तो हमने लिखी थी M1G माइनस T1 इज इक्वल टू M1A। दूसरी इक्वेशन थी T1 माइनस T2 इज इक्वल टू आई ए अपॉन आर स्क्वायर। एंड तीसरी इक्वेशन थी T2 माइनस M2G इज इक्वल टू M2A। अब इन तीनों इक्वेशन को अगर हम आपस में प्लस कर लें तो जब हम इन 3 इक्वेशन को आपस में प्लस करेंगे तो टेंशन तो सिस्टम का इंटरनल फोर्स हो गया, इंटरनल फोर्स हो गया तो T1 से T1 कैंसिल हो गया, T2 से T2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे हमें जो नेट फोर्स मिला वो हो गया M1G माइनस M2G, और इधर हो गया भाई M1 प्लस M2 प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो गया A।
अब यहाँ से अगर हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा फिर a इज इक्वल टू m1 माइनस m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2 प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर ये लॉज ऑफ मोशन में प्रॉब्लम होती तो हमें पुली को रोटेट कराने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। हम ऐसा सोचते ही नहीं कि पुली भी रोटेट करती है, बस ये कि नेट फोर्स कितना होगा, क्योंकि वहाँ जो पुली हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो मासलेस होती है और स्ट्रिंग उस पर स्लिप करके भी बाहर निकल जाती है। इसलिए लॉज ऑफ मोशन और रोटेशन में बस इतना ही डिफरेंस होता है। उम्मीद है कि ये बात समझ गए होंगे। अब अगर ये बात आप समझ गए हैं तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम यहीं पे। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, यानी ये हो गई देखो टेबल और इस टेबल पे हमने जो है ये रखा हुआ है ब्लॉक। यहाँ पे एक पुली लगा रखी है और इस ब्लॉक को इस पुली से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर भी एक ब्लॉक ऐसे हैंग करके रखा हुआ है। तो ये हो गया M1, ये हो गया M2। अब ये जो पुली दिख रही है इसकी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया I और रेडियस है इसकी R। यानी ये जो पुली आपको दिख रही है उसका अगर हम बड़ा सा फिगर दिखाएं आपको तो ये ऐसी पुली हो गई। इस पुली में देखिए ये तो हो गई भाई इसकी रेडियस और यहीं से ये स्ट्रिंग ऐसे आ गई। यहाँ पर भी एक स्ट्रिंग ऐसे होना चाहिए और ये हो गई इसकी रेडियस। तो यहाँ पर भी एक टॉर्क इधर लगना चाहिए और एक टॉर्क इधर लगना चाहिए। अब ये जो दो टॉर्क लग रहे हैं क्लॉकवाइज, एक लगना चाहिए यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज। तो भाई पुली तो रोटेट तब करेगी जब हमारा इन दोनों में से कोई एक टॉर्क ज्यादा हो। अब ज्यादा कौन सा टॉर्क हो सकता है? इधर स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा, क्योंकि इसी की वजह से ब्लॉक नीचे जा सकता है। यहाँ कोई हमने फोर्स नहीं लगा रखा तो ये ब्लॉक आगे जाने के तो कोई चांस है नहीं। यानी ये ब्लॉक हमारा टेबल पे स्लाइड कर सकता है विद इफेक्ट ऑफ वेट ऑफ M1। यानी M1 पे जो वेट लग रहा है, M1 पे जो इसका वेट है M1G, उसकी वजह से जो स्ट्रिंग में टेंशन होगा उसी से पुली रोटेट होगी और पुली रोटेट होगी तो ये ब्लॉक हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो टेंशन है वो ज़्यादा होना चाहिए और ये T2 क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो नेट टॉर्क की अगर हम लोग यहाँ बात करें कि नेट टॉर्क कितना होगा, तो एक तो होना चाहिए भाई T1R माइनस T2R। और यहाँ पर भी यार अगर कॉमन ले लिया जाए क्योंकि रेडियस सेम है तो ये हो गया T1 माइनस T2। ये हो गया नेट टॉर्क। इस नेट टॉर्क को हम लोग क्या लिखते हैं? I अल्फा। टॉर्क इज इक्वल होता है I अल्फा। तो यहाँ से इक्वेशन मिल जाएगी आपको T1 माइनस T2 इज इक्वल टू I A अपॉन R स्क्वायर। क्योंकि भाई जो हम लोगों ने अल्फा लिख रखा है तो जब ये पुली हमारी अल्फा से रोटेट करेगी तो ये ब्लॉक हमारा आगे की तरफ जा रहा होगा जो होगा R अल्फा और ये ब्लॉक भी आगे जाएगा, इसका भी एक्सेलरेशन होगा R अल्फा। यानी A1 और A2 यहाँ दोनों क्या होना चाहिए? सेम, और दोनों की वैल्यू क्या हो गई? R अल्फा। अब अगर हम इतनी बात क्लियर हो गई तो हम अगर देखें यहाँ पे M1 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम, तो M1 का जो फ्री बॉडी डायग्राम होगा उस पे देखिए जो M1 का वेट है वो ऐसे हो गया भाई डाउनवर्ड M1G। अपोज करने के लिए यहाँ टेंशन डेवलप हो गया भाई T1। तो इस पुली के लिए हमने इधर पहले से ही T1 मान रखा है तो यहाँ पुली के लिए ये इधर T2 हो गया और ब्लॉक पे इधर की तरफ हो गया T2। अब अगर इक्वेशन बनाते तो यहाँ इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन होती, यानी M1 को अगर हम देखें तो फॉर M1
अब M1 को डाउनवर्ड जाना है तो M1G ज़्यादा और टेंशन क्या होना चाहिए, T1 कम। ऐसी कंडीशन में इक्वेशन होती है भाई M1G माइनस T1 इज इक्वल टू M1A। अब अगर हम यहीं पे देखें M2 को, तो M2 हमारा टेबल पे रखा हुआ है। अब ये टेबल पे रखा है तो इसका जो वेट होगा वो डाउनवर्ड होना चाहिए M2G, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा नॉर्मल रिएक्शन, और यहाँ वेट जो है M2G वो नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जाएगा। तो अब यहाँ जो टेंशन होगा स्ट्रिंग में वो इस ब्लॉक को पुल करके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कराएगा। तो टेंशन की वजह से ये ब्लॉक आगे मूव करेगा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। तो ये है, देखो भाई, इक्वेशन नंबर 1 किसके लिए बनाई मैंने, पुली के लिए। इक्वेशन नंबर 2 हैंगिंग ब्लॉक M1 के लिए। और ये जो इक्वेशन नंबर 3 बना रखी है वो हमारे इस ब्लॉक M2 की इक्वेशन होगी। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। अब अगर हम इन तीनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करें, यानी कुछ ना करें तो इन्हें हम केवल ऐड कर लें, तो अगर इन्हें हम ऐड भी कर लेंगे तो भी हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी। अब इतना क्लियर हो गया तो फिर आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो अभी अभी इक्वेशन बनाई हमने, एक इक्वेशन थी M1G माइनस T1 इज इक्वल M1A, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 2 बोला था। एक लिखी थी T1 माइनस T2 इज इक्वल टू IA अपॉन R स्क्वायर। आई थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुली, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल रखा था। और थर्ड इक्वेशन थी T2 इज इक्वल टू M2A। अब इन तीनों इक्वेशन को अगर हम आपस में ऐड करते भाई, तो देखिए T1 से T1 कैंसिल होता, T2 से T2 कैंसिल हो गया, और रिजल्ट में हमें क्या मिला, इधर M1G और यहाँ पे मिला M1 प्लस M2 प्लस I अपॉन R स्क्वायर इंटू A। और यहाँ से हम लोगों ने एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया, जो हो गया M1G अपॉन M1 प्लस M2 प्लस I अपॉन R स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने इसका टेंशन कैलकुलेट कर लिया। अब अगर इस एक्सेलरेशन की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में लिखें तो T2 मिल जाएगा। इस एक्सेलरेशन की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में लिखें तो T1 मिल जाएगा। यानी T1 T2 और एक्सेलरेशन बड़े आसानी से हम लोग यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसके अलावा इसमें कुछ पूछा भी नहीं जाएगा। तो उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। अब अगर इतनी सी बात समझ में आ गई है तो हम लोग देखते हैं एक नेक्स्ट एग्जाम्पल, वो भी बड़ा आसान सा है। तो इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने जो है पहले से ही बना रखी है। या फिर देखिए भाई, एक ये डिस्क टाइप की हमने बना दी। अब ये जो डिस्क यहाँ पे आपको दिख रही है, इस डिस्क को ऐसे हैंग करके रखा हुआ है, और इस डिस्क में हमने एक ऐसे ये ब्लॉक ऐसे हैंग करके रख दिया। और ये जो स्ट्रिंग है फिलहाल मासलेस है, और इसके ऊपर हमने ऐसे रैप करके रखा हुआ है। ये स्ट्रिंग जो दिख रही है मासलेस है, रैप करके मैंने रखा हुआ है। तो जब हम इस ब्लॉक को फ्री करेंगे चलने के लिए, तो देखिए ब्लॉक तो हमारा चलेगा। अब ब्लॉक हमारा तब चलेगा जब ये पुली इस डायरेक्शन में रोटेट होगी। अब पुली इस डायरेक्शन में रोटेट क्यों होगी, क्योंकि इस स्ट्रिंग में टेंशन होगा। तो ये जो टेंशन है, ये टेंशन इस पुली को रोटेट कराएगा। अब पुली जब हमारी रोटेट होगी
तो इस पे एक्सेलरेशन डेवलप हो जाएगा अल्फा। अल्फा हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ पुली। तो जब अल्फा से ये रोटेट करेगी तो इस पर्टिकुलर कांटेक्ट पॉइंट की जो इधर वेलोसिटी होगी वो होना चाहिए फिर आर ओमेगा, और इस कांटेक्ट पॉइंट का जो एक्सेलरेशन है वो होना चाहिए आर अल्फा। तो जब एक्सेलरेशन इस कांटेक्ट पॉइंट का होगा आर अल्फा, तो ये जो ब्लॉक है हमारा ये डाउनवर्ड मूव करेगा और इसका भी एक्सेलरेशन होना चाहिए ए इज इक्वल टू आर अल्फा। अब इनके लिए अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो हमने यहाँ लिखा फॉर पुली। तो पुली के लिए देखिए ये तो हो गई भाई पुली, और ये पुली की हो गई एक्सिस ऑफ रोटेशन। हैंग करके हमने यहीं से रखा हुआ है, तो इस हैंगिंग रोप में इस समय जो टेंशन होगा वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है, इसलिए ये कोई भी टॉर्क नहीं लगाएगा। अब टॉर्क कौन लगाएगा इसमें? तो टॉर्क के लिए यहाँ पे हमने ये जो स्ट्रिंग डाउनवर्ड देखी, इसमें जो टेंशन होगा वो इस पुली को ऐसे रोटेट करेगा, तो पुली में जो टॉर्क होगा वो हो गया आई अल्फा। और टॉर्क कितना होगा तो लिखते टी आर इज इक्वल टू आई, और अल्फा को हम लिख सकते हैं ए बाई आर। तो यहाँ पे जो टेंशन मिला वो भी हो गया आई ए अपॉन आर स्क्वायर। यानी ये एक इक्वेशन बना ली हमने पुली के लिए, आई ए अपॉन आर स्क्वायर। अब अगर बात किया जाए ब्लॉक की, तो ब्लॉक का जो वेट है वो हो गया भाई डाउनवर्ड mg, अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया भाई टेंशन। ब्लॉक को डाउनवर्ड जाना है तो इक्वेशन होती mg माइनस टी इज इक्वल टू ma। ये हो गई भाई इक्वेशन ब्लॉक के लिए। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम आपस में ऐड करें, तो इन्हें जब हम आपस में ऐड करेंगे तो हमें यहाँ से एक्सेलरेशन मिल जाएगा, यानी mg माइनस टी इज इक्वल टू हमने क्या लिखा है ma, और t इज इक्वल टू हमने लिख रखा है आई ए अपॉन आर स्क्वायर। तो जब हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड करेंगे तो मिल गया हमें mg, क्योंकि टेंशन से टेंशन क्या हो गया भाई कैंसिल हो गया, तो mg इज इक्वल हो गया m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर, और ये रहा ए। तो एक्सेलरेशन यहाँ मिल गया हमको mg अपॉन m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया। अब इसी एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर लें तो हमको टेंशन मिल जाएगा इस इक्वेशन नंबर 1 में, जो हमने लिख रखा है टी इज इक्वल टू आई ए अपॉन आर स्क्वायर। इस इक्वेशन में अगर हम ए की वैल्यू रख लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा टेंशन। उम्मीद है कि पुली से रिलेटेड बातें आपकी समझ में आ रही होंगी। तो इतनी बात ये क्लियर हो गई होगी। अब इतनी सी बात अगर क्लियर हो गई तो इसको और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। तो अगले एग्जाम्पल में तो देखिए यहाँ पे हमने एक पुली लगाई। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, हमने इसका मास लिख दिया m1 और रेडियस इसकी लिख ली r1, और इसके ऊपर से एक स्ट्रिंग पास होके आ रही है। इस स्ट्रिंग में ये दूसरी पुली हो गई, इसकी भी रेडियस हो गई भाई r2 और इसका भी मास हो गया। अब ये कंडीशन है आपके पास। तो जैसे ही हम इस पुली को रिलीज करेंगे चलने के लिए, ये पुली हमारी रोटेट होगी और अपर पुली भी हमारी रोटेट होगी। तो मान लिया हमने कि यहाँ पे टेंशन इस समय कितना है टी। अब ये टेंशन तो हो गया भाई टी, पुली हमारी ऐसे रोटेट करेगी कितने एक्सेलरेशन से, हमने लिख दिया अल्फा 1। तो टॉर्क इज इक्वल टू जो होगा वो क्या होना चाहिए आई अल्फा 1।
अब इसे अगर हम पुली कह रहे हैं, मास दे रखा है, तो फिर पुली कैसी होगी, डिस्क टाइप की। डिस्क टाइप की पुली होगी तो टॉर्क तो यहाँ पे हो गया टी आर, आई होना चाहिए फिर हाफ m1 r स्क्वायर, और या r1 स्क्वायर जो भी लिखना चाहें। तो चलिए r1 रेडियस है तो r1 स्क्वायर, और ये हो गया भाई अल्फा 1। यहाँ से अगर हम अल्फा 1 कैलकुलेट करें तो ये मिलेगा हमको 2t/m/r1। तो ये तो हमने पहली पुली के लिए बना ली इक्वेशन। अब अगर हम बात करें इस दूसरी पुली के लिए, फॉर सेकेंड पुली, तो सेकेंड पुली के लिए देखिए ये पुली हो गई, इसका जो वेट होगा वो यहाँ से ऐसे पास हो रहा होगा, यही इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई। तो फिर ये जो mg दिख रहा है या m2g दिख रहा है, ये कोई भी टॉर्क नहीं लगाएगा। अब ये टॉर्क नहीं लगाएगा तो पुली रोटेट कैसे करेगी, तो फिर पुली में ये जो टेंशन होगा स्ट्रिंग में, ये स्ट्रिंग देख रहे हैं आप, इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो इस पे टॉर्क लगाएगा, जिसकी वजह से ये पुली हमारी रोटेट होगी। और इसका मास डिफरेंट है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डिफरेंट होगी, और इसका एक्सेलरेशन भी डिफरेंट होगा। कितना मान लिया हमने, अल्फा 2। तो यहाँ जो हम लिखते टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, तो यहाँ पर भी आई हो गया था हाफ m2 r2 स्क्वायर, और ये हो गया अल्फा 2, इधर हो गया भाई t इंटू r2। यहाँ से अगर हम अल्फा 2 कैलकुलेट करें तो ये भी हो जाएगा 2t/m2r, यानी m2r2, ये हो गया अल्फा 2। उम्मीद है इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। पुली रोटेट होगी। अब पुली रोटेट तो होगी, यानी ये स्ट्रिंग हमारी डाउनवर्ड भी जाएगी। अब स्ट्रिंग डाउनवर्ड जाएगी किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ से स्ट्रिंग अनबाइंड होगी। अब स्ट्रिंग अनबाइंड होगी, हम पहली पुली की बात करें जिसका मास हमने लिख रखा है m1, रेडियस है r1, और इसे ऐसे हैंग करके रखा हुआ है, तो ये वाला पॉइंट हमारा फिर इधर नीचे जा रहा होगा। कितने एक्सेलरेशन से, तो हम कहते हैं r1 अल्फा 1, यानी ये रस्सी हमारी इधर r1 अल्फा 1 से किधर जाएगी, डाउनवर्ड। तो ये जो दिख रहा है ये भी डाउनवर्ड जाना चाहिए, यानी एक तो खुद रोटेट कर रहा है और दूसरा स्ट्रिंग इसको नीचे लेके जा रही है। तो अगर हम इसकी बात करें क्या होगा, तो इसके लिए चलिए, यानी अगर हम इस सेकेंड ब्लॉक की बात करें, तो सॉरी सेकेंड पुली की, तो इस डायरेक्शन में हमने टेंशन लगा रखा है, इधर इसका अपना वेट हो गया, और साथ ही साथ ये नीचे भी जा रहा है कितने से, आर अल्फा से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इधर जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन, और इधर क्या हो गया भाई, r2 अल्फा 2, और डाउनवर्ड भी इसमें एक एक्सेलरेशन और है r1 अल्फा 1। तो हम यहाँ पे लिख सकते थे कि r1 अल्फा 1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, a माइनस r2 अल्फा 2, यानी ये इसकी कांस्टेंट इक्वेशन होगी, क्योंकि ये पॉइंट घूम करके r2 अल्फा 2 से ऊपर जा रहा है, r1 अल्फा 1 से ये नीचे जा रहा है, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो होना चाहिए a माइनस r2 अल्फा 2। अब अगर हम स्ट्रेट लाइन मोशन की इक्वेशन बनाते, यानी इस ब्लॉक को डाउनवर्ड यानी ट्रांसलेशनल मोशन इसका चेक करते, तो हम कह रहे होते कि m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a होना चाहिए। यहाँ से अगर हम a कैलकुलेट करें तो ये हो गया m2g माइनस टी अपॉन m2, या एक्सेलरेशन यहाँ मिल गया हमको g माइनस टी अपॉन m2। ये ट्रांसलेशनल मोशन से इसका एक्सेलरेशन होना चाहिए। अब अगर इस इक्वेशन में हम फिट कर लें अल्फा 1 की वैल्यू a और अल्फा 2, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा टेंशन, यानी ऐसे जैसे अभी अभी हमने लिखा है r1 अल्फा 1,
इज इक्वल ए माइनस R2 अल्फा 2। तो R1 हो गया, अल्फा 1 लिखा था हमने 2T अपॉन M1 R1। ए हो जाएगा G माइनस T अपॉन M2 माइनस ये हो गया भाई R2 और 2T अपॉन M2 R2। तो यहाँ से देखिए मिल गया भाई 2T अपॉन M1 इज इक्वल टू G माइनस T अपॉन M2 माइनस 2T अपॉन M2। तो G इज इक्वल टू हो जाएगा फिर 2T अपॉन M2 प्लस T अपॉन M2 सॉरी 2T अपॉन M2 और ये हो गया भाई 2T अपॉन M1। T यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें तो ये हो गया 2 अपॉन M2 प्लस 1 अपॉन M2 प्लस 2 अपॉन M1 और ये इधर हो गया G। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करके टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक बार टेंशन मिल गया तो जैसे ही टेंशन हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे, टेंशन की वैल्यू अगर हम इस्तेमाल कर लें यहाँ पे तो A मिल जाएगा। टेंशन की वैल्यू अगर हम लिख दें यहाँ पे तो हमको अल्फा 1 मिल जाएगा। टेंशन की वैल्यू सेकेंड पुली के लिए इस्तेमाल करें तो अल्फा 2 मिल जाएगा। यानी बस इतना ही कैलकुलेट करना हो सकता है कि हैंगिंग पुली का एक्सेलरेशन क्या होगा, हैंगिंग पुली का एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा, या फिक्स पुली जो है हमारी जो सीलिंग से लटकी हुई है पहली पुली उसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा। बस ऐसे ही कुछ छोटी छोटी चीज़ें कैलकुलेट करनी होती हैं और उम्मीद है कि आज ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, आगे से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी के लिए आप कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कीजिए और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, बहुत मज़ा आएगा, बहुत इजी होते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।